हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है लाइट। आज हम इसी चैप्टर में प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर को पढ़ने से पहले उसमें आने वाली कुछ टर्म्स देखो। सबसे पहले तो मिरर एक टर्म है। मिरर का मतलब जैसे एक ऐसा प्लेन सरफेस जो कि अगर कोई पैरेलल कोई रे आ रही है तो उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद में भी वो पैरेलल अगर बनी रहती है तो उसको बोलते हैं मिरर। ठीक है, तो ये पॉलिश एक सरफेस हो सकती है जो कि आने वाली जो पैरेलल जो लाइट की जो रेज होती है उनको वापस से रिफ्लेक्ट करके पैरेलल रे में ही वापस से उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको बोलते हैं मिरर। बेस्ट एग्जांपल जो अपन सुबह सुबह चेहरा देखते हैं तो वो वाला मिरर, वो एक प्लेन मिरर है। इसके साथ ही अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स भी कई बार मिरर का काम करते हैं। अगर वो बहुत अच्छे से स्मूथ अगर सरफेस है और पॉलिश्ड अगर उनकी सरफेस है तो वो प्लेन मिरर की तरह ही काम करते हैं। आपको उसमें अपना फोटो आप देख सकते हो। ऐसे ही जब कभी आप कोई पॉन्ड या फिर रिवर के पास में जाते हो जहाँ पे पानी रुका हुआ है, एकदम स्टेबल कंडीशन में पानी है, तो वहाँ पे भी आपको जो अपना जो रिफ्लेक्शन जो है वो उस पानी में देखने को मिलता है। ऐसे ही ऑयल में अगर आप ऐसे देखते हो तो भी आपको अपना जो रिफ्लेक्शन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी एक मिरर की तरह काम करते हैं। कई बार कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं कि उसमें भी आपको ऐसे ही अपनी जो इमेज है वो देखने को मिलती है, तो वो भी बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, पॉलिश सरफेस होती है। इस वजह से आपको वो आपकी जो इमेज है वो उसमें दिखने को मिलती है। तो कैसा कोई फर्नीचर भी ऐसा काम आप उसमें ये प्रॉपर्टी देख सकते हो। अब बात आती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। देखो, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर अगर कोई लाइट अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो तो ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस से ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस से जाएगी उसी मीडियम में जिस मीडियम से ये आ रही है। तो यहाँ से आई और ये इसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो इस मिरर के ऊपर ये जो रे आ रही है उसको तो बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट की जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये रे जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे ये मिरर के ऊपर ये रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये रे आने वाली और जाने वाली जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद में आता है नॉर्मल। नॉर्मल देखो, जो मिरर होता है, मिरर को अगर आप अपन ऐसे एक प्लेन लाइन माने और उसके ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो जो परपेंडिकुलर होता है वो ही क्या होता है, नॉर्मल। ओके। इस तरह से एक प्लेन मिरर के कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं। सॉरी, ये कुछ यहाँ पे कुछ आपको प्रॉपर्टी समझने के लिए कुछ टर्म्स थी। अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें देखो, ये जो नीचे की साइड में है ये है एक प्लेन मिरर। ये जो नीचे रखा हुआ है ये प्लेन मिरर है। इसमें देखना, ये जो रे आ रही है ये है इंसिडेंस रे। ये इंसिडेंस रे है जो यहाँ पे आई, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आफ्टर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्ट होके ये बनी रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां से आ रही है उसी मीडियम में वापस से चली गई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में ये जो लाइन देख रहे हो डैश डैश वाली, ये वाली, ये है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे, देखो, अगर मैं ये सरफेस को बिल्कुल सीधा मानूं तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या है, नॉर्मल। अब देखो, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये वाला एंगल नॉर्मल से, ना कि उस मिरर से। मिरर से नहीं देखते इसको, किससे देखते हैं, नॉर्मल से। नॉर्मल से इंसिडेंस रे के बीच के जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में देखो, ये रिफ्लेक्ट होके जो नॉर्मल से जो ये रिफ्लेक्टेड जो रे है वो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो, थीटा ये है और थीटा ये है। थीटा थीटा क्यों है दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ये इस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसको अपन प्रूव करेंगे अलग अलग यहाँ पे प्रैक्टिकल से। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल है। देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता लग गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या लॉ है। पहला लॉ तो ये है कि इंसिडेंस की जो रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक ही प्लेन में मतलब कि एक ही मीडियम में होने चाहिए। जैसे अगर ये एक यहाँ पे मिरर है तो मिरर के ऊपर की साइड में देखो ये आ रहा है इंसिडेंट रे, ये जा रहा है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद में देखना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही मीडियम में। इसको एक, ये है एक इसका रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं। आई एंगल इक्वल्स आर एंगल, थीटा थीटा इक्वल होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल से समझेंगे कि कैसे ये इक्वल होते हैं। चलो, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ऑफ, देखो पहली प्रॉपर्टी ये है
जो इंसिडेंट जो रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही मीडियम में होने चाहिए, एक ही प्लेन में ये होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, ये वाला, ये और ये तीनों लाइन जो है एक ही मीडियम में है। ये पहला इसमें प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक यहाँ पे एंगल है। ठीक है। इसके बाद में अपन इस चीज को प्रैक्टिकल से प्रूव करेंगे, उससे पहले डाउट लेते हैं। हाँ, किसी को डाउट है? नो सर। चलो देखो, प्रैक्टिकल से समझते हैं इसको कैसे। देखो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल से वैसे बताता हूँ। आपको करना क्या है, एक ऐसे आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, कार्डबोर्ड जो आप एग्जाम देने जाते हो तो वो एक तख्ती जो जिसको बोलते हैं वो होती है, उसके ऊपर आपको लगा देना है एक पेपर। ठीक है, व्हाइट पेपर आपको लगा देना है। उसके बाद में आपको उसके बीच में इस तरह से पी क्यू एक लाइन खींचनी है, और उस पी क्यू की लाइन के ऊपर आपको एक मिरर, ऐसे एक खड़ा मिरर आपको ऐसे लगा देना है उस पी क्यू लाइन पे। ठीक है, इस तरह से। इसका ये जो सामने वाला पोर्शन है ये आपको दिखने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपको दो पिन, जो पेपर पिन होती है वो लगानी है। एक तो यहाँ पे लगानी है और एक यहाँ पे लगानी है। इनको नाम देना है, ये है बी और ये है सी। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे, जैसे देख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा आगे पीछे। और उसके बाद में आप यहाँ से इस साइड से देखोगे, इस साइड से, तब आपको ये जो पेपर जो पिन आपने लगाई है ये इस मिरर में देखना है। आपको मिरर में कुछ ये यहाँ पे इस तरह से दिखेगी। तो जो पीछे वाली होगी वो बी डैश और आगे वाली जो होगी वो सी डैश। इसके बाद में देखो, जो आपने ये पेपर से ये पिन लगाई है पेपर के ऊपर, इसको आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, लाइन खींचनी है जो कि इसके मिरर के बिल्कुल पास तक पहुंचेगी। मिरर के जहां पे ये पास तक पहुंचेगी वो जो पॉइंट होगा वो होगा ओ पॉइंट। आपको जान के हैरानी होगी कि जो बी डैश और सी डैश की जो लाइन है, इमेजिन करोगे कि सी डैश और बी डैश को ऐसे इमेजिन करते हुए, मतलब दोनों पिन आपको एक सीधी लाइन में दिखे, ऐसे देखते हुए आपको एक आलपिन आपको यहाँ पे लगानी है और एक आलपिन आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये पेपर पिन आपको अज्यूम करते हुए लगानी है कि आप उसी लाइन पे लगा रहे हो जो लाइन आपको मिरर में इमेज दिख रही है, बी और सी की इमेज जो दिख रही है उसको इक्वल में बांधते हुए। ठीक है, तो यहां से ये आप इसको लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको ये लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूं, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है उसमें हाफ लाइन जो है ये मिरर के अंदर दिख रही है, और हाफ लाइन आपने इस पेपर के ऊपर ड्रॉ की है अज्यूम करते हुए कि ये लाइन एकदम पैरेलल है, ये जो बी डैश और सी डैश के इक्वल मानते हुए। कैसे अज्यूम किया? क्योंकि आपने इसके ऊपर पेपर पिन लगाया, ये जो पिन लगाया ना पेपर पिन, इनको मानते हुए ये पेपर पिन लगाया, इनको नाम दे दो आप, इसको डी और इसको ई। ठीक है, तो जब आप ऐसे पेपर के ऊपर 4 पिन आ गई, हालांकि 2 पिन आपको मिरर में दिख रही है, वो उनको नहीं देखना आप, अब आपको देखना है इन दोनों को, बी सी डी और ई को। देखोगे तो आप देखो, आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो एंगल है, देखो ये वाला, ये और ये कुछ इस तरह से बनेगा पेपर के ऊपर जिसके ऊपर आपने पिन लगाई है। इसके बाद में आपको ये जो पी क्यू आपने लिखा था, इस पी क्यू के पैरेलल में 90 डिग्री पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या होगा अपना नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। और ये जो लाइन होगी ये इंसिडेंस लाइन होगी, जो कि मतलब कि उस रे जो कि उस मिरर के पास जा रही है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बाद में आपके आंखों के पास में जो लाइन आ रही है वो हो गई। तो यहाँ पे देखना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा, एक तो नॉर्मल, और इंसिडेंस के बीच में ये वाला एंगल थीटा, और एक ये वाला एंगल ये थीटा। तो इसको आप एंगल आई बोल सकते हो और इसको आप एंगल आर बोल सकते हो। ठीक है, नापोगे आप इन दोनों एंगलों को, आपको पता लगेगा कि एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, और ये ही अपना प्रूव हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। अपने को इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगेगा। ठीक है, आई समझ में कैसे करना है? ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके, देखो जो मैंने अभी आपको बताया है वो यहाँ पे, ये इस डायग्राम में भी वही सेम चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आप इसको घर पे ट्राई करना। ठीक है, यस सर। और दूसरी चीज, ये तो हो गया सेकेंड लॉ आपने फाइंड कर लिया, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, रिफ्लेक्शन वाला एंगल और इंसिडेंस वाला एंगल इक्वल होते हैं, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ मैंने क्या बताया था
कि जो इंसिडेंट्स जो रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होती है। तो क्या ये आपको पेपर के ऊपर दिख रही है? पेपर के ऊपर दिख रही है ना, ये पेपर के ऊपर ये वाली और ये नॉर्मल वाली और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों आपको पेपर के ऊपर दिख रही है। इसका मतलब ये एक ही प्लेन में है, तभी तो पेपर के ऊपर आई है। ठीक है, तो ये सेकंड Yes, लॉ sir. जो है, सॉरी फर्स्ट लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, वो भी इससे प्रूव होता है कि ये तीनों जो चीजें हैं ये एक ही प्लेन के ऊपर होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ओके, तो ये सेकंड लॉ जो है वो भी इससे प्रूव हो गया। अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। नॉर्मल जो एक मिरर होता है, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी और होती है, उसको देखते हैं। जैसे लेटरल इन्वर्जन एक आपको देखने को मिलता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? आपको आपका लेफ्ट मिरर में देखोगे तो राइट दिखेगा, और आपका राइट मिरर में देखोगे तो आपको वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ये आप अक्सर देखते हो जब मॉर्निंग में जब आप अपने बाल बनाते हो, तब आपको पता लगता है कि आप अगर अपने एक ईयर को अगर आप राइट हैंड से पकड़ोगे तो मिरर में आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने ईयर को लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है। कैसे? देखो, ये एक मिरर है। ठीक है, ये एक मिरर है, यहां पे आप खड़े हो और यहां पे मान के चलो आपने एक पेंसिल रखी है। पेंसिल रखी है इस तरह से। यहां पे अगर आप पेंसिल को चेक करोगे, जिधर से इसके ये निब है, वो मान के चलो ये राइट साइड होगी, राइट साइड होगी ये, और ये लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन जो मिरर में दिखेगा वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, जैसे आपने रखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट कैसे दिखता है। जब आप इसको इस साइड से देखोगे ऐसे, तो आपको ये राइट दिख रहा है, लेकिन जब आप मिरर में जब इसका इमेज देखोगे, इमेज उल्टा हो जाएगा ना। मतलब इमेज को देखने के लिए अब आपको इस तरह से एज्यूम करना पड़ेगा कि आप उधर से देख रहे हो। उधर से देखोगे तो ये राइट जो है, जैसे आपका ये राइट हैंड है, उधर से देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये किसका कौन सा हैंड हो गया? ये लेफ्ट हैंड हो गया ना, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। देखोगे ना इसको, जब सामने से देख रहे हो तब आपको राइट दिखेगा, लेकिन जब आप घूम के देखोगे तब आपका ये जो राइट है ये लेफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ट्राई करना आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होके, अज्यूम करना कि पीछे से देख रहे हैं आप। ओके, हाँ अश्वी बोलो। जैसे अभी भी आपकी फोटो जो है, वो आपका राइट हैंड जो है, वो हमें लग रहा है कि वो लेफ्ट, हमारा मतलब हमारे लेफ्ट हैंड के सामने आपका राइट हैंड है। हाँ, सही ऑब्जर्वेशन है। जब कभी आप कैमरे से फोटो खींचते हो तो कैमरे, कई कई Yes, फोन के sir. कैमरे ऐसे होते हैं वो जो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट ही रखते हैं। ठीक है, कई कैमरे ऐसे होते हैं जो आपका राइट हैंड को लेफ्ट बना देते हैं और लेफ्ट हैंड को राइट बना देते हैं। कई बार फोटो खींच के देखना आप, कई बार आप फोटो खींचते हो तो आपको लगता है कि जैसे आप जैसे कोई पेपर की फोटो खींचते हो तो आपको लगता है कि उल्टे लिखे हुए हैं। कई बार होता है ये। उनमें जो है ना वो इमेज को वो इन्वर्ट नहीं करते, उसको लेटरल वो उसको चेंज नहीं करते हैं, इस वजह से वो आपको ऐसा दिखता है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एल वाला एक्सपेरिमेंट। कैसे? देखो, आपको एक व्हाइट बोर्ड जो है उसके ऊपर ऐसे कैपिटल में एल लिखना है। ठीक है, और यहां पे आपको लगा देना है एक मिरर। बीच में मिरर लगाओगे तो इसका इमेज कुछ ऐसा उल्टा दिखेगा आपको। तो देखना, ये इसका आर है तो ये इधर एल बन जाएगा ऑटोमेटिक, ये इसका एल है, ये इधर ऑटोमेटिकली ये आर बन जाएगा। ऐसे लिखा हुआ बनेगा नहीं, आपको अज्यूम करना है। ऐसे आप अगर आर लिखोगे ना तो ये उल्टा दिखेगा। आर अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे। ये होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये मिरर इमेज जो है ये आपके रीजनिंग में भी एक चैप्टर है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो आपका लेफ्ट राइट जो है वो चेंज होता है मिरर के सामने। ठीक है, तो ये आप करके देखना, इससे आपको लेटरल जो इन्वर्जेंस है, वो जो इन्वर्सन जो है वो आपको समझ में आएगा। अब देखो, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्लेन मिरर की। उसमें जो इमेज बनता है ना, उस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको देखते हैं। इमेज कहाँ बनता है? सबसे पहले तो ये डाउट आता है, इमेज बनता कहाँ है? क्या इमेज आपको पेपर के ऊपर दिखता है या उस मिरर के अंदर की साइड में दिखता है? बताओ सर, दोनों में दिखता है। पेपर पे कैसे दिखेगा? आप अपना फोटो जब आप अपना चेहरा जब शीशे में देखते हो तो आपको चेहरा शीशे से बाहर दिखता है या शीशे के अंदर दिखता है? किसी के अंदर। अंदर दिखता है ना। तो प्लेन मिरर जो होता है ना, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका इमेज हमेशा शीशे के अंदर ही दिखता है। ठीक है, शीशे के अंदर वो दिख रहा है, इसलिए वो क्या है? इमेजिनरी है, मतलब वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। आप उसको किसी पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट करके नहीं ले सकते उस इमेज को। मैं आपको बताऊंगा जब अपन लेंसेज पढ़ेंगे ना,
तब आपको बताऊंगा कि कैसे उसको अलग अलग तरह से आप उसको पेपर के ऊपर भी ले सकते हो। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा मिरर के अंदर ही बनता है, इसलिए वो क्या होता है, वो एक वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, आया समझ में? इट मीन्स द इमेज Yes, कैन sir. नॉट टेकन ऑन द स्क्रीन, मतलब आप उसको किसी पर्दे के ऊपर नहीं ले सकते। पर्दे के ऊपर लेना अभी आपको इसी चैप्टर में पता लगेगा कैसे पर्दे के ऊपर लेते हैं। फिलहाल के लिए समझो कि मिरर जो होता है प्लेन मिरर, उसमें आप इमेज आपको मिरर के अंदर दिखता है, इसलिए वो वर्चुअल है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। इमेज ऑफ द सेम साइज एज इज द सेम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी आपको इमेज दिखेगी प्लेन मिरर में। ठीक है, अगर आपने देखा कि आपकी हाइट 5 फीट है, अगर आपकी हाइट 5 फीट है, इमेज आप देख रहे हो एक प्लेन मिरर में, तो भी आपको वो क्या दिखेगी, 5 फीट। ऐसे नहीं है कि आपकी हाइट छोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अलग अलग जो और तरह के जो मिरर होते हैं तो उनमें ऐसा नहीं होता। इसके बाद देखो, जितनी दूरी पे आप उस ऑब्जेक्ट को रखते हो उस मिरर से, जैसे मान के चलो ये मिरर है और आप यहां खड़े हो, ठीक है, तो आपका जो इमेज जो दिखेगा ना आपको उस मिरर में, वो उतनी ही दूरी पे दिखेगा जितनी दूरी पे आप इससे खड़े हो। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, उतनी ही मिरर की इमेज से डिस्टेंस होती है। इमेज अगर मैं बोल रहा हूं तो वो क्या है, मिरर के अंदर आपकी फोटो, तो उसकी डिस्टेंस भी दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, मिरर की, अब अगर आप कंटेक्स्ट में देखोगे तो सेम होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो, इमेज इज laterally inverted, it means left hand side of the object appears on right hand side of the image and vice versa। अभी जो अपन ने सीखा था ना, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, इसमें आपको देखने को मिलता है। इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है कि एकदम सीधा इमेज। कैसे, जैसे अगर आप अपनी इमेज को पानी में देखोगे तो आपको उल्टी दिखेगी। कैसे, इमेज के पानी ऐसा सीधा होता है तो उसमें आपको आपकी इमेज उल्टी दिखेगी। कैसे दिखेगी, देखो कभी देखना, इस तरह से पानी रखा हुआ है और आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे इस तरह से खड़े हो, तो आपका सर आपको इस तरह से दिखेगा इस साइड में, और पैर आपको इस साइड में, जहां पे आपके पैर होंगे वहां से स्टार्ट होता है वो इमेज। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपको उल्टा दिखता है उसमें पानी में। लेकिन जो आपका जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है, मतलब कि आपका सिर सिर की जगह पे होगा, पैर पैर की जगह पे होंगे। ऐसे नहीं कि सिर पैर की जगह पे, पैर सिर की जगह पे। होता है क्या ऐसे कभी? No, sir. ओके, तो यही चीजें हैं कुछ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको अपन एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे चेक करेंगे कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता। 2-3 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, एक यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द प्लेन मिरर। पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कैसे, देखो इसको इसमें क्या सीखने को अपने को मिलेगा, इसमें अपने को सीखने को मिलेगा कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से, वो मिरर की इमेज से डिस्टेंस सेम होती है। ये अपने को इस एक्सपेरिमेंट से सीखने को मिलेगा। कैसे, मान के चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट होता है लाइट का सोर्स, उससे अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जाती है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रे को ले रहा हूँ, बाकी डायरेक्शन रे बहुत सारी जा रही है इसमें, ऐसे बहुत सारी रे जा रही है, ऐसे ऐसे हर तरफ रे आती है। पता है ना आपको, ये एक लाइट सोर्स होता है उसमें रे हर तरफ आती है। लेकिन मेरे को यहाँ पे चाहिए ओनली 2 रे। वो कौन कौन सी, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट वाली, जो मेरी आंखों के तक पहुंचेगी इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कौन कौन सी, देखो, एक तो रे ये रही, ए पॉइंट तक आ रही है, और एक रे ये रही, बी पॉइंट तक आ रही है। ए पॉइंट का इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये देखो ये रहा, और इसका रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा, ये रहा। ठीक है, तो इसमें देखो एंगल आई और एंगल आर, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है कि नहीं है? ए जो रे है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सेकंड में देखना, इसमें बी पॉइंट तक आई और बी पॉइंट पे आने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज के इस साइड में आ गई। मतलब ये मिनिमम पॉइंट और ये मैक्सिमम पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का मेरे आंखों तक जो पहुंच रहा है। ये मेरी आईज है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है एक मिरर में, मिरर में देख रही है, मतलब कि उसका मेरे पास आंखों के पास में क्या आ रहा है, एक रे आ रही है जो कि मेरे को उस मिरर तक पहुंचा रही है। ठीक है, तो यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, और इसमें देखना ये एंगल आई और ये एंगल आर इक्वल है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, कहां दिखेगा, उस मिरर में दिखेगा। और मिरर कहां लगा हुआ है, ये लगा हुआ मिरर। ठीक है, मिरर लगा हुआ है, तो आपके आंखों से जो मिनिमम और मैक्सिमम है ना, उसकी बिल्कुल सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कितनी दूरी पे जाके वो दिखेगा, वो देखो यहां पे,
ये पहली जो ए रे आ रही थी ना उसको आपने एक्सटेंड किया, और ये बी रे जो आ रही थी उसको आपने एक्सटेंड किया, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां पे आपको वो ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेगा। इसको अगर आप आई बोलोगे और ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये ओ ऑब्जेक्ट है, ये आई इमेज है, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है जहां से ये लाइन आपको दिख रही है मिलती हुई, ये वाली लाइन यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, एल पॉइंट अगर मैं इसको बोलूं तो देखना यहाँ पे एल आई इक्वल क्या होगा, एल ओ। देखो देखे है कि नहीं इक्वल, ये जो डिस्टेंस है इक्वल है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे था उतनी दूरी पे वो इमेज दिख रही है मेरे को, कहां से, उस मिरर से। ठीक है, तो ये यहां से एक प्रूव होता है। नेक्स्ट देखो, वैन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बढ़ी हुई अगर लंबी की दूरी अगर उस ऑब्जेक्ट की है, मतलब कि वहां से कितनी सारी रे आ रही है, लंबाई अगर उस ऑब्जेक्ट की है। अभी मैंने पिन पॉइंट देखा था, ये देखो पिन पॉइंट से देखा था मैंने, पिन पॉइंट का मतलब एक बिल्कुल मिनिमम पॉइंट से मैं उस रे को देख रहा हूं। अब वो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, तो उसका देखो कैसे बनता है इमेज एक प्लेन मिरर में। ये एक पेंसिल है, पेंसिल से भी उतनी ही रे आएगी। मेरे को चाहिए यहाँ पे 2-3 रे, और वो कौन कौन सी रे है, देखो पहली रे तो ये चाहिए मेरे को, ए पॉइंट से जो आ रही है ये वाली, तो ये मेरी आंख तक आ रही है ना। ये पॉइंट मैं मिनिमम और मैक्सिमम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आंख को तो वही दिखेगा जो ऑब्जेक्ट को देखना है, वही रे मेरी आंख तक पहुंचेगी। तो देखो यहां से एक तो ये और एक ये रे, ये री मिनिमम मैक्सिमम हो गई, ये वाला पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम हो गया। अब ऐसे ही इसके सारे पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम होंगे, लेकिन ये जो बी पॉइंट है ना यहां से मिनिमम मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम रे और ये मैक्सिमम रे। ठीक है, अब ये जो मिनिमम और मैक्सिमम आई है इनका मेरे को लगा एक रे लेनी है जो कि आएगी एकदम स्ट्रेट, ये री स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये री, एक स्ट्रेट लाइन ये री, और एक ये री। यहां से जो मिनिमम, जो मतलब कि बी से जो रे आ रही थी उसका बनेगा पॉइंट बी1, ए से जो रे आ रही थी उसका पॉइंट बनेगा ए1, और जो इमेज बनेगी वो जैसे पेंसिल थी वैसी ही इमेज मेरे को यहां पे इस मिरर में देखने को मिलेगी। तो यहां से देखना क्या बनेगा, ये अगर इसका राइट हैंड है तो मैं अगर इमेज को उस तरफ से देखूंगा, मिरर की तरफ से जूम करूंगा, तो ये इसका लेफ्ट हैंड बन जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड बन जाएगा। तो ये लेटरल एक तरह से इन्वर्जन देखने को मिलेगा आपको, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये डायरेक्ट ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसमें यही चीज बताई गई है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट किस तरह से दिखता है। आया समझ में यहां तक? Yes, sir. अंजनी बेटा कोई डाउट है? No, sir. चलो फिर एक इलुस्ट्रेशन करते हैं। इलुस्ट्रेशन करने से पहले आप, हाँ इलुस्ट्रेशन करते हैं। देखो इलुस्ट्रेशन में क्या बोला गया है कि एक बिल्कुल प्लेन एक सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक जो शीशा जो है मतलब मिरर जो है इस तरह से एक थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ये मिरर है, जब पीछे में लाइन बना रहा हूं इसका मतलब इधर से नहीं देखना मेरे को, इसके अपोजिट साइड से देखना होता है। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, मिरर रखा हुआ है, मिरर कैसे रखा हुआ है, थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। सरफेस अगर ऐसी है तो उसके ऊपर मिरर रखा हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये जो मिरर रखा हुआ है इसके ऊपर एक थीटा एंगल से एक इंसिडेंस रे आ रही है। थीटा एंगल कौन सा, देखो ये रे जो है इसको इस तरह से आएगी, ये आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से जाएगी। ये थीटा एंगल है और ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये आई इंसिडेंस और ये आर रिफ्लेक्टेड। तो इसमें पूछा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड जो रे है ये इस हॉरिजॉन, ये जो हॉरिजॉन मतलब कि ये जो है होराइजन, सॉरी होराइजन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अगर आप ऐसे हो, होराइजन का मतलब होता है बिल्कुल आपके पैरेलल में। ठीक है, होराइजन के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, मतलब कि ये जो रे है ये इधर, ये इसके होराइजन के साथ में कौन सा एंगल बनाएगी, मतलब कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, जो इसका ये वाला पॉइंट है ना नीचे वाला पॉइंट, इसके पैरेलल में कोई लाइन ऐसे होगी उसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी, ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए आप एक काम करो, फिर से ज्वाइन करो। ओके, देखो इसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने से पहले देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉर्मल जो है ये इस मिरर के साथ कैसा एंगल बनाता है, बताओ। नॉर्मल मिरर के साथ कैसा एंगल बनाएगा? क्या? ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो लाइन है ये इस मिरर के साथ कैसा एंगल बनाएगी? सीधा सीधा को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है,
तो 90 डिग्री बनाएगा। तो एंगल कौन सा, एंगल देखना, अगर मैं इसको ओ पॉइंट बोलूं तो एंगल एन ओ बी यहां पे कितना होगा बताओ। सर वापस पी का बोलो। है। बी देखो बेटा, ये रहा, मैंने पॉइंट बनाए यहाँ पे ए और बी। सर एनओए। एन ओ बी, एन ओ बी, मैं बोल रहा हूँ एन ओ बी 90 डिग्री, और एन ओ ए भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी इसके पैरेलल में परपेंडिकुलर है। मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, चलो मुझे बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम बताओ आसवे, यहाँ पे जो, एंगल ऑफ हाँ नाम, बी ओ आई। बी ओ आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अंजनी बेटा Yes, sir. कंफर्म करो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यस सर। नहीं, मैं आपको कब से बता रहा हूँ, मिरर के साथ एंगल नहीं NOI. देखते, किसके साथ देखते हैं एंगल, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल एनओआई। मिरर के साथ नहीं देखते इसको, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ आई, ये क्या हो जाएगा, एंगल एन ओ आई, यही होगा। और इसकी वैल्यू क्या, यहाँ पे मैं तो बोली थी अश्वी। एन ओ, इसने आई ओ बी बोला था बेटा, आई ओ बी। तब पहले आई ओ बी बोला था, फिर बाद में जब गलत हुआ ना फिर बोला था एनआईओ, तो मेरा हाँ। गलत था। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एन ओ आई क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखो 90, तब वापस बोलो 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, ये पूरा 90 है, 90 में से थीटा घटा दूंगा तो क्या मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, जो कि है थीटा। देखो ये रहा, ये इसकी वैल्यू थीटा है। थीटा एंगल का, एंगल की वैल्यू वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है थीटा की वैल्यू, ठीक है। एंगल को थीटा में डिनोट करते हैं और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ऐसे मान रहे अपन, है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा है तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि एंगल आर, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे एन ओ आर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, देखो ये वाली, ये क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, मैंने आपको बताया था कि ये एंगल कौन सा, बी ए, अगर मैं इसको सी पॉइंट दे दूं तो ये बी ए सी अपने को क्या गिवन है, थीटा, ठीक है। बी ए सी थीटा है, मतलब ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर एक मैंने एक एंगल बनाया जिसकी वैल्यू क्या है, थीटा, ये वाली, ये देखो ये वाली, अगर ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो क्या इसके नीचे वाला एंगल ये थीटा हो जाएगा, जैसे आर ओ ए, इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी, क्योंकि 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको अगर माइनस करेंगे 90 में से तो क्या ये आर ओ ए, इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या जेड बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, जिसमें ये थीटा और ये थीटा अगर इस तरह से बन रहा है तो क्या ये आर आर ओ पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, यस सर। हो जाएगा ना। तो अगर ये पैरेलल हो गया तो मुझे बताओ, ये यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो आर है ये थोड़ा ऊपर ना जाके ये इस तरह से बनेगा, ये डायग्राम, यस सर। ओके। और जब ये इस तरह से डायग्राम बन रहा है तो ये होराइजन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अगर होराइजन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल, मतलब कि ये एक लाइन है, ये इसके पैरेलल है, तो ये होराइजन हो गया, मतलब कि इसके साथ तो ये कोई एंगल नहीं बना रहा। कभी मिलेंगे क्या ये, अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या ये दोनों कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती है, चाहे कितने आप उसको आगे बढ़ा लो, अगर ये दोनों मिलेंगे ही नहीं तो इनके बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, थीटा होगा, टू थीटा होगा, या फिर थीटा अपॉन 2 होगा, या फिर नन ऑफ दीज। सर कोई एंगल ही नहीं बना तो ठीक थीटा ही होना चाहिए। थीटा नहीं होगा बेटा, थीटा की तो कुछ वैल्यू हो सकती है, थीटा 1 डिग्री हो सकता है, थीटा 2 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है, थीटा तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। वाला कर दो 0 डिग्री। जीरो नहीं बेटा, नन ऑफ दीज जो इसमें नहीं है, थीटा थीटा है इस तीनों में, तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री बनेगा ना। तो यहाँ पे लास्ट में आप जो थीटा डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको चेंज करके लिख लो क्या, 0 डिग्री, ओके। कोई एंगल नहीं बनेगा, होराइजन के साथ में वो जो रिफ्लेक्टेड जो रे है कोई एंगल नहीं बनाएगी, और जब कोई एंगल नहीं बनाता तो क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल,
कैसे? जैसे यहां से एक लाइन जा रही है, इस लाइन के इस पॉइंट से अगर मैं इसी डायरेक्शन में एक लाइन और ड्रॉ करूं, मतलब इसी के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करूं, तो इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बना है बताओ? अरे उसी के ऊपर बैठी है वो लाइन, उसी पॉइंट। जैसे एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की और सेकंड लाइन इसी पॉइंट से इसी के ऊपर ड्रॉ की, तो दोनों लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बना रहा है? दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ कैसा एंगल बना रही है? परपेंडिकुलर। कहाँ बन रहा है बेटा परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तो ये ऊपर बनता जब बनता 0 डिग्री, मतलब उसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो 0 डिग्री बनता है, कोई एंगल नहीं बनता उसके ऊपर। यस सर। मैथ में समझोगे, मैथ में समझोगे, टेंशन मत, समझाएंगे आपको, ये भी समझाएंगे। तो ये समझ में आया ना फिलहाल कि यहाँ पे कोई एंगल नहीं Yes, बनाया sir. गया, ठीक है? यस सर। अनलिमिटेड डाउट है यहाँ पे? ओ सर। चलो अब छोटा सा पॉइंट और है, उसको और देख लेते हैं, फिर अपन क्लास अपन ओवर करेंगे आज की। देखो पॉइंट क्या है कि मैंने बताया कि एक प्लेन जो सरफेस होती है उससे अगर पैरेलल लाइन, अगर कोई रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही वापस रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो सरफेस प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो वो पैरेलल वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इधर उधर वो स्केटर्ड फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट होती है। इससे आपको जो एक तरह से जो इमेज जो मिलती है और वो क्या होता है, मतलब वहां पे जो एक तरह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इससे आपको इमेज नहीं दिखेगी, कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं दिखेगी आपको इससे, लेकिन अगर पैरेलल से पैरेलल अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उससे आपको इमेज दिखेगी। तो देखो यहाँ पे इर्रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि सरफेस इर्रेगुलर होती है। यहाँ पे देखो ये सरफेस इर्रेगुलर है, इस वजह से यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लो काम नहीं किए इसलिए ये आगे पीछे हो गई ये रे, नहीं, रिफ्लेक्शन के लो तो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरफेस ही इस तरह से अनइवन सरफेस है, जिस वजह से वो जो रिफ्लेक्शन है वो पैरेलल रिफ्लेक्शन ना होके इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां पे देखने को मिलता है। और अगर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो उससे कोई इमेज आपको नहीं देखने को मिलेगी। सेकंड में देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें प्लेन सरफेस है तो जैसे रे आ रही है उसी एंगल पे वापस जा रही है, जैसे आएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी, ठीक है? और इससे आपको क्या मिलेगा? एक परफेक्ट इमेज, ठीक है? इसको आप एग्जाम्पल से चेक कर सकते हो कि ये देखो, ये एग्जाम्पल आप अपने घर पे भी देख सकते हो। आपने एक प्लेन एक मिरर लिया, मिरर को आपने ऐसे फर्श पे रख दिया खुले में, ठीक है? फर्श पे रख दिया। अब सन की जो है मान के चलो ये अपने ये एक ये मिरर रख दिया, इधर से मान के चलो सन है और सन की ये रेज आ रही है, ठीक है? और सन की रेज इस मिरर के ऊपर गिर रही है, मिरर के ऊपर गिरने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी, इसके पास में कोई दीवार होगी, उस दीवार के ऊपर इसका फोकस जाएगा, सन का पूरा फोकस, मतलब कि पूरा का पूरा जो लाइट है वो किसी ना किसी दीवार पे जाके टकराएगी अगर इधर कोई दीवार होगी तो, ठीक है? तो इससे क्या होगा Yes, कि sir. आपको जो सन जो है उसकी लाइट को आपने एक जगह पे एज ए इमेज आपने उसको प्राप्त कर लिया, रिसीव कर लिया। लेकिन इसी की जगह आपने सेकंड आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये जो इमेज, ये जो सॉरी आपने जो मिरर यहाँ पे रखा है, इस मिरर को हटा देना है और इसकी जगह पे आपको एक पेपर रख देना, व्हाइट पेपर रख देना, ठीक है? व्हाइट पेपर रखोगे रिफ्लेक्ट नहीं होगा सर। तो व्हाइट पेपर रखोगे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, मतलब कि इसकी जो फोकस है वो उस दीवार पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेपर की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? अनइवन होती है, और वो उसको इधर उधर उसको घुमा देगा उस पूरी रे को, और इस वजह से उसकी जो इमेज है, जो लाइट का जो सोर्स है, वो वहां से रिफ्लेक्ट होके दीवार पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? तो यही यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगेगा कि इर्रेगुलर सरफेस से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है, और रेगुलर जो सरफेस होती है उससे अपने को रेगुलर यहाँ पे एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है। और इसी को क्या बोलते हैं? जो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है उसी को बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दोनों का नाम याद रखना है, टर्म आपको ये दोनों याद रखनी है, ठीक है? ये एक्टिविटी हो गई। अब देखो ये यहाँ पे वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जब आप ऐसे किसी प्लेन मिरर के सामने ऐसे खड़े होके अगर आप हाथ लगा के खड़े हो, मतलब जितनी दूरी पे आप खड़े हो इससे उतनी ही दूरी पे आपको आपका क्या मिलेगा? इमेज देखने को मिलेगा उस मिरर के अंदर, ठीक है? ये वही बात है, वापस से रिपीट हो रही है। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी तक बताया है उसकी समरी है। ये पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। जो आपने पढ़ा है वो सारा यहाँ पे एक तरह से कंक्लूजन में है। सबसे पहली बात, हाँ ये याद करना चाहिए आपको। कैसे? देखो एक प्लेन जो मिरर होता है उसमें कैसे इमेज बनती है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज ये है, सबसे पहले द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर आर इनफाइनाइट। दिस मीन्स दैट द पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज 0।
क्या है इसका मतलब समझो, एक एक वर्ड को समझो। सबसे पहले फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? देखो फोकल लेंथ का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी आपको एक ऑब्जेक्ट का मैंने एक इमेज बनाया था। कैसे? इस तरह से ये ऑब्जेक्ट था, यहां से इस रे आ रही थी, 2 रे आ रही थी, आपके आंखों तक जा रही थी वो रे इस तरह से, और उसका इमेज कुछ इस तरह से बन रहा था, यहां पे इमेज बन रहा था, ऐसे ही था। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन, ये तो क्या थी, पैरेलल नहीं थी ना, ये लाइन तो एक दूसरे को काटती हुई थी ये लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन इस तरह से किसी अगर कोई पैरेलल लाइन, देखना मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, पैरेलल लाइन अगर किसी मिरर के ऊपर आप इस तरह से डालोगे और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद में आपको इस तरह से अगर मिरर में मिलती हुई दिखेगी, तो वो क्या होगा, उसका फोकस पॉइंट होगा, जहां पे वो मिलेगी ना, जैसे ये यहाँ पे मिल रही थी, ये क्या है इसका फोकस पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये जो पैरेलल जो लाइन है वो रिफ्लेक्शन के बाद में भी पैरेलल जाती है, मतलब ये कहीं नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट तक आप इसको बढ़ा दो इन लाइंस को, कहीं ये आपको मिलती हुई उस जो मिरर है उसमें नहीं दिखेगी। इसी को बोलते हैं फोकल जो लेंथ होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट, मतलब कितना ही लंबा आप उन पैरेलल लाइन को आगे से आगे उसको बढ़ाते जाओ, कहीं वो नहीं मिलेगी। फोकल लेंथ का मतलब समझ में आया? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। इसका मतलब समझो। एक रेडियस क्या होती है, सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। एक सर्किल होता है और सर्किल के सेंटर से लेके जो उसकी पेरिफेरी होती है या फिर सरकमफेरेंस होता है, वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। डिस्टेंस, रेडियस। ठीक है। अब देखो एक जो कर्व जो मिरर होता है, वो चीजें अपन यहाँ पे नहीं देख रहे, लेकिन एक प्लेन मिरर, अगर मान के चलो ये प्लेन मिरर है इस तरह से, अगर मैं इसको ऐसे मान के चलूं कि ये टुकड़ा है किसी सर्किल का, तो वो सर्किल जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। वो सर्किल इनफाइनाइट क्यों होगा? ऐसे सर्किल बन सकता है क्या, बताओ? नो सर, एक सीधी लाइन से आप सर्किल बना सकते हो क्या? नो सर। जब आप एक सीधी लाइन से सर्किल नहीं बना सकते, इसका मतलब इनफाइनाइट है, उसका सर्किल इनफाइनाइट है अगर आप सीधी लाइन से बना पाओगे तो। और अगर उसका इनफाइनाइट सर्किल का सर्कमफेरेंस इनफाइनाइट है, तो उसका रेडियस भी इनफाइनाइट हो गया ना, आर भी इनफाइनाइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब सर्कमफेरेंस ही नहीं बना सकते तो आर कैसे बनाओगे? तो इस वजह से क्या होता है, कर्वेचर, मतलब अगर आप इसको ऐसे कर्व में मानते हो इस पूरे प्लेन मिरर को, तो ये एक प्लेन मिरर की जो रेडियस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, जो मैंने आपको समझा दी कैसे होती है। आया समझ में? और इन दोनों की वजह से जब ये इस तरह से होता है, तो एक प्लेन जो मिरर होता है उसका जो पावर, मतलब पावर का मतलब होता है उसको मैग्नीफाई करने की चीज, मतलब आप उसको कितना मैग्नीफाई कर सकते हो, तो वो क्या होता है, जीरो। मतलब कि इस मतलब इस पावर का मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट उस मिरर में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो मिरर है वो उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर देता है या फिर उसको और ज्यादा दूर उसको खड़ा कर देता है, ऐसा नहीं होता। वो मिरर जितना दूरी पे उसके ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे वो आपको देखने को मिलेगा उसका इमेज। ठीक है। द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज 1। इसका मतलब जितनी दूरी पे उतना ही दूरी पे आपका इमेज है, समझ में? 1:1 इसका रेशियो होता है। इसके बाद में देखो ये 2-3 लाइनें हैं, इनको समझना। यहां पे पॉइंट नंबर 3 है, वो क्या बोल रहा है कि अगर आप एक मिरर जो है, कभी मॉल वगैरह में गए होगे, देखा होगा काफी लंबे लंबे ऐसे मिरर जो है ना दीवार पे लगे रहते हैं। और मान के चलो कोई शैतान लड़का अगर इधर से भाग के जा रहा है इस मिरर की साइड में, ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो यूं स्पीड से जा रहा है। स्पीड क्या है, यूं स्पीड, इसकी इस तरफ जा रहा है। इसकी इमेज इसको इसके अंदर दिखेगी, मतलब इस मिरर के इस तरफ आते हुए दिखेगी, इसको इधर आते हुए दिखेगी। तो जितनी स्पीड से ये जा रहा होता है ना, उतनी स्पीड से इसका जो इमेज जो है, जो इधर से इसका इमेज जो है इस मिरर की तरफ आता हुआ दिखेगा इसको, वो उसकी स्पीड भी कितनी होगी, सेम स्पीड, यू स्पीड। किसके कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, इस मिरर की कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की स्पीड और उस मिरर से उस इमेज के बीच की स्पीड दोनों क्या होती है, सेम होती है। अब देखना इसको, एक चीज चेक करना, अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड और ये इधर से इमेज की स्पीड, अगर ये इस ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में देखूंगा तो क्या ये स्पीड इसकी 2u हो जाएगी? 2u क्यों? यूं तो ये और यूं ये, इमेज से मिरर से पहले और मिरर के अंदर, इसलिए 2u इसमें हो गई। तो जो 3rd नंबर पॉइंट है वो तो है पहला पॉइंट
कि दोनों की स्पीड इक्वल होती है अगर आप उस मिरर को एक जगह पे स्टेबल रखते हो तो। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे Yes, फोर्थ sir. नंबर पॉइंट है वो क्या है, वो फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि इसमें आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को स्टेबल कंडीशन में रखा है। मतलब यहाँ पे एक लड़का जो है उसको आपने खड़ा किया और ये जो मिरर जो था इसको आप मूव करवा रहे हो इस लड़के के साइड में। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये यूं स्पीड से इधर आ रहा है तो इसके अंदर जो इमेज जो इस लड़के को दिख रही है वो इधर से यूं स्पीड से आती हुई दिखेगी इसको, और ये इधर यूं की स्पीड से जा रहा है, तो क्या ये इस लड़के को ये अपना इमेज 2 यूं स्पीड से आता हुआ नहीं दिखेगा अपनी तरफ? बताओ। Yes, sir. तो ये जो पॉइंट है फोर्थ नंबर पॉइंट इसमें यही बोल रहा है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट इसमें देखो, फिफ्थ नंबर पॉइंट को भी इसी तरह से समझो। ये एक इमेज है, सॉरी ये एक मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये फुटबॉल रखी हुई है, इसके बीच की दूरी क्या है d, और इसके यहाँ पे जो इमेज बनेगा इस फुटबॉल का इमेज, वो उसके बीच की दूरी क्या होगी d। तो क्या D. मुझे बताओ फुटबॉल और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2D. 2d। ओके, सही है। Yes, sir. कहीं पे भी कंफ्यूजन Yes, आए sir. इस तरह से आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से चीजें अच्छे से समझ में आएगी, पॉइंट वैसे समझ में नहीं आएंगे। 7 नंबर पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है कि ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर ए रे इज डेविएटेड थ्रू एन एंगल डेल्टा इक्वल्स 180 माइनस 2i वेयर i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, इसका मतलब ये है कि आपने एक, देखो अपने एक ऑल पेन का, एक पेपर पेन का अपने एक एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था, Yes, कुछ इस sir. तरह से था। जैसे अगर कोई रे, जैसे ये रे है इसके ऊपर आई, मिरर के ऊपर ये मिरर है, ठीक है, ये रे इंसिडेंस रे है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से जाएगी उसी प्लेन में, ये इसका नॉर्मल पॉइंट है एंड ये इसका आर और ये आई, ऐसे ही है। ये कौन सा डिग्री, सॉरी ये कौन सा एंगल, थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो रे है अपने पथ से भटक गई, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही थी वहां से कितना ये भटकी है, अपने को ये पता लगाना कि डेविएटेड कितना हुआ है ये, मतलब कितना ये अपने एंगल से भटक गई है, अपने जिधर से इसको जाना था। ये जा रही किधर थी, कोई मुझे बताएगा? क्या ये ऐसे सीधी जा रही थी? अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती। Yes, sir. अब देखो ये क्या इतना एंगल नहीं भटक गई, ये चली गई किधर, इधर। जाना कहां था इसको, इस साइड में, सीधा. लेकिन भटकी कितना, ये वाला। अब ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। देखो ये रहा, Delta. ये जो जितना भटकी है ना ये, कि मतलब कितना ये ये जो एंगल है कितना भटक गया अपने, ये जो रे है कितना भटक गई अपने रास्ते से, उसको बोलते हैं क्या, डेविएटेड। मतलब रे कितनी अपने पथ से भटक गई है। ठीक है, और ये एंगल फाइंड करने के लिए आपका फास्ट फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल्स कितना होता है, 180 माइनस 2i। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 60 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूं कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिग्री 60 है, ठीक है, तो डेविएटेड एंगल जो कि डेल्टा वैल्यू है उसकी, उसका वैल्यू कितना जाएगा, चेक करते हैं। 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60, आई की वैल्यू क्या है 60, तो यहां से देखो 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60 का मतलब क्या हो जाएगा 120, और जब आप इसको माइनस करोगे तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी 60। 61. तो इसके बाद में ये जो एंगल आएगा ना, ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू 60। अगर ये वैल्यू 45 है, मान के चलो ये वैल्यू 45 है, जो कि अभी डायग्राम में दिख रही है आपको, 45 डिग्री मैंने इसको बनाया है, तो 45 अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो चेक करते हैं इसमें। ओके देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है 45, मेरे को यहाँ पे जो डेविएटेड जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला है 180 माइनस 2i, आई की वैल्यू 45 रखो यहाँ पे, 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 45, तो कैसे हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई, जब आप करोगे 45 को 2 से तो कितना जाएगा 90, और जब 90 से आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 180 में से 90 गया तो कितना बच गया 90। क्या ये आपको 90 डिग्री पे दिख रहा है? Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे Yes, sir. 45 से बनाया था इसलिए 90 डिग्री पे आपको दिख रहा है। ऐसे आप डेविएटेड एंगल की वैल्यू फाइंड कर लोगे। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें देखो, अगर आपको कोई जैसे, एक बार रुको, इस सबको हटा देते हैं।
जैसे अगर आपको आपके घर में जो मिरर है, प्लेन मिरर, अगर आपको अपनी पूरी फुल साइज देखनी है उस मिरर में, कितना बड़ा मिरर होना चाहिए? ये है लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। अगर आपकी हाइट मान के चलो 5 फीट है और आप चाहते हो कि आपकी पूरी फुल इमेज आपको उसमें दिखे मिरर में, तो मिनिमम कितना बड़ा वो मिरर होना चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना ही हो सकता है, मिनिमम कितना बड़ा होना चाहिए जिससे कि आपकी हाइट मिनिमम उसमें पूरी दिख जाए? क्या सर 5 फीट, 3 क्या या 4 तो नहीं। क्या 5 फीट होना चाहिए? हाँ नहीं। हाँ, 5 फीट नहीं होना चाहिए बेटा। इसमें देखो सर 3 जितनी या 4 होना चाहिए। 3 या 4 नहीं, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है ना उसका आधा होना चाहिए, हाफ। तो 2.5 फीट का अगर मिरर होगा तो उसमें आप अपनी फुल साइज की फोटो इमेज जो है वो देख सकते हो। तो ये पॉइंट क्या है? मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल साइज इमेज ऑफ वन सेल्फ इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की आपको हाइट देखनी है उस मिरर में, इमेज देखनी है, उस ऑब्जर्वर की हाइट का आधा हाइट का मिरर उसमें होना चाहिए। आपके घर में आप नोटिस करना, जो ड्रेसिंग जो मिरर जो होता है ना, उसकी हाइट आपकी हाइट से कम होती है, ना कि आपकी हाइट की इक्वल होती है। हाँ होती है। और सर उसमें अगर आप, मेरी हाइट हाँ हाँ, अगर मेरी हाइट 10 फीट है तो यानी 5 मिनिमम तो 5 कितनी? फीट, मिनिमम 5 फीट का आपको मिरर चाहिए फिर। सर छोटे से कांच के अंदर भी अगर अपन पीछे जाकर देखते हैं ना तो बड़ी फोटो आ जाती है। सर क्यों इतना पैसा खर्च करना। हाँ, वो जो बात है ना, उसमें डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो जितनी दूरी पे आप उस शीशे के खड़े होगे ना, यहां से आप देख रहे हो तो आपको इतना सा दिख रहा है, तो उसके अंदर भी इतना सा दिखेगा, उतनी ही डबल दूरी पे। तो फिर बाद में क्या देखना उसमें? तो सर इतना भी छोटा कांच क्यों लाए? ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ कि बस वो छोटा सा नहीं। सर मतलब मिनिमम मैक्सिमम नहीं, वो इतना तो बड़ा देखो लेंगे ना। डिस्टेंस से आप इस चीज को देख सकते हो, लेकिन फुल साइज इमेज आपको देखनी है तब बता रहा हूँ। आपके जितनी अगर आपको इमेज देखनी है 5 फीट की अगर आपकी हाइट है, और 5 फीट की ही अगर आपको इमेज देखनी है, तो आपको जो हाइट है मिरर की वो हाफ आपको उसकी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ अपना आज की क्लास का लास्ट इलुस्ट्रेशन उसको सॉल्व करेंगे, फिर अपन क्लास को एंड करेंगे। इलुस्ट्रेशन देखो, आप ही सॉल्व करोगे इसको, जो मैंने यहाँ पे बातें बताई है ना वो है, ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर at a speed of 30 meter per second, then the relative speed of its image with respect to the कार के देखते हुए आपको उस इमेज की स्पीड बतानी है, कितनी स्पीड से वो इमेज उस कार की तरफ आ रही है, ना कि मिरर की तरफ आ 60 रही है। मीटर पर सेकंड। चलो कि वो 60 हो जाएगी 3 into 6। हाँ, देखो ये एक मिरर रखा हुआ है, इधर से एक कार जो है वो जा रही है ये, और इसकी इमेज जो है वो कुछ इस तरह से आएगी इसकी तरफ, यस सर। ये और ऐसे। दोनों की तो डिस्टेंस इसको जो है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब कार के रेस्पेक्ट में इसको बताना है। अगर ये इसकी यू थी, ये इसकी यू थी, तो अगर आप इस कार के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये 2u हो जाएगी, 2u हो जाएगी, तो 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 60 मीटर पर सेकेंड। 60। अगर इसको यहाँ पे ये लिख देता विद द रेस्पेक्ट टू द मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ओनली यू, मतलब जो स्पीड उस कार की है वही स्पीड उस इमेज की होगी मिरर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज बताई है, आप ये याद करना, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहेगी तो ही आप वो एक्सपेरिमेंट समझ पाओगे। काफी डेंजर एक्सपेरिमेंट है, समझने में काफी दिमाग लगने वाला है। तो आपका काम ये है कि जो मैंने आज आपको समझाया है उसको आप अच्छे से वापस से रिवाइज करना, समझने की कोशिश करना, लर्न करना, चीजों को याद करने की कोशिश करना, ठीक है। और कल अपन यस सर। मॉर्निंग में ही वापस से क्लास लेंगे। 10 AM का अपना टाइम रहेगा। आज तो थोड़ा लेट हो गया था, मैं थोड़े काम थे मेरे को। कल से अपन 10 AM क्लास होगी। इवनिंग में आपकी क्लास अजय सर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए मैं बता दूं कि आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर क्लास होगी तो 4 PM होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपको 4 PM से पहले मैसेज कर दूंगा कि नहीं हो रही है। कल से वो क्लास होगी, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास आपकी कल से हो रही है, ओके। आज की क्लास में यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर कोई डाउट नहीं है। चलो आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं।